वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 20 फरवरी है आज और आज की डेट का ये लास्ट टेस्ट है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी टेस्ट आज अपलोड किए गए हैं इन सब का रिवीजन कर दीजिएगा बैक टू बैक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का जो मंदिर है कहाँ स्थित है? इनमें से बताइए। चामुंडा पहाड़ी पर, तिरुमल्ला पहाड़ी पर, नंदी पहाड़ी पर या फिर बिलिगिरीरंगा पहाड़ी पर। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर बिलिगिरीरंगा पहाड़ी पर जो है वो अवस्थित है। तो देखिए बिलिगिरीरंगा पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर? कर्नाटक के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हैं ये, और यह तमिलनाडु तथा कर्नाटक के मध्य सीमा निर्धारण करती है। ये पहाड़ियाँ, बिलिगिरीरंगा पहाड़ियाँ, भगवान रंगनाथा का मंदिर जो है इसी पहाड़ी की चोटी पर जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर जो है आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र बताइए। ह्यूमिडिटी मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत अधिक वर्षा होती होगी यहाँ पर। गुजरात के लुधियाना में, गुजरात के अहमदाबाद में, पंजाब के लुधियाना में, तेजपुर में या कोची में? बताइए। अब आपको तेजपुर का पता नहीं होगा है कहाँ पर ये। ठीक है, तो कोची से कर सकते हो इसको, लुधियाना से एलिमिनेट करो पहले। तो लुधियाना में कहाँ वर्षा होती है? 3 किस किस में? 2 ही कटेगा, या तो उत्तर डी है या फिर उत्तर जो है ए है। तो कोची केरल में ठीक ठाक वर्षा होती है, आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। और असम का तेजपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 किस में दे रखा है? डी में। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कोची और तेजपुर में जो है आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा जो है वो अधिक होती है। असम का तेजपुर और केरल का कोची। देखिए इससे पहला जो टेस्ट था उसमें जनरल साइंस वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में जो है एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जबकि उसका गलती से जो है सी सही कर देगा। क्योंकि हमारे बाल जो बने होते हैं, हमारे जो नाखून बने होते हैं, या फिर मवेशियों के जो खुर होते हैं, वो क्रेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, कीरेटिन। ठीक है, और जो केसिन है ना, केसिन, वो दूध में पाई जाती है। तो डिफरेंस है केसिन और क्रेटिन में। ठीक है, तो उसने उसका पहला स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, इसलिए उसका बी आंसर बनेगा। बोला भी होगा, मतलब स्टेटमेंट गलती से पढ़ दिया होगा, फिर उसको करेक्ट कर दिया होगा, लेकिन गलत है वो। ठीक है, पहला वाला 10वें का पहला स्टेटमेंट गलत है, किरेटिन सही है वहाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा बताइए, कौन सी है? जल्दी से बनाते हैं सुंदर भारत का मैप। ये इधर श्रीलंका आ गया, तो ये जो है ना, ये दक्षिण पश्चिम, इधर से मानसून जाता है यहाँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व डी हो जाएगा। और लौटता हुआ मानसून जो है फिर वापस इधर से आता है, फिर यहाँ तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दियों में। ठीक है, और भारत का ये वाला पार्ट है, इसमें अगर सर्दियों में वर्षा होती है तब क्या है? तब ये पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इनमें से भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, जहाँ का जो तापमान है असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा जो है रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में जो पूर्वी तट है उसमें धान का उत्पादन अधिक होता है, और भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। देखिए धान चावल की बात की जाए तो करेक्ट है वाला, पूर्वी वाला जो तट है वहाँ पर चावल अधिक होते हैं। ठीक है, लेकिन जो भारत का पश्चिमी तट है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ अधिक वर्षा होती है, यहाँ उतनी नहीं होती। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट को हमको गलत करना पड़ेगा, पहला वाला केवल करेक्ट है, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा। तो भारत का पश्चिमी तट जो है पूर्वी तट की अपेक्षा संकीर्ण है। पूर्वी
नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। जो पश्चिमी तट है ये वाला, वो इस वाले तट की अपेक्षा जो है अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। महाराष्ट्र में इनमें से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? सफ़ेद सोना गेहूं की फसल नहीं है, गन्ने के नहीं है, मक्के के नहीं है, कपास वाइट होता है ना। तो देखिए महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार, रेगुलर सॉइल इसको बोलते हैं, कपास की काली मिट्टी बोलते हैं इसको, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किसमें होती है? ये गन्ने में, शकरकंद में, मूंगफली में, या टेपिकोया में। टेपिकोया होता है लेटराइट मिट्टी में, काजू, टेपिकोया ये सब लेटराइट मिट्टी में होते हैं। वो पैगिंग है, पैकिंग मत समझ लेना उसको, पैगिंग होता है मूंगफली में। तो पैगिंग जो है मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद जो है फूल के अवशेष भाग के आधार से पैग निकलकर जड़ की तरह नीचे और जो है नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु इनमें कौन सा तत्व आवश्यक है? इनमें से कोबाल्ट। तो देखिए कोबाल्ट जो है राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है तथा विटामिन बी12 के संश्लेषण में सहायक होता है। क्या रासायनिक नाम होता है विटामिन बी12 का? साइनोकोबालामिन। यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है। केला अनुसंधान संस्थान बताइए कहाँ पर स्थित है? केला अनुसंधान संस्थान सहारनपुर में नहीं है, भुसावल में नहीं है, पुणे में नहीं है, त्रिची में है। तो देखिए राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो है त्रिची में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। चेन्नई भारत में एक खुला सागरीय बंदरगाह है क्या? बताइए, चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है या नहीं? है ना, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए खुला सागर बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं, और भारत में इस प्रकार का पत्तन है चेन्नई पत्तन। चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है, याद रखना, जहां तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक पत्तन है। निम्नलिखित में कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर गुजरात में, ओखा गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में, वेरावल गुजरात में। गुजरात का बंदरगाह कस्बा जो है ओखा है, पोरबंदर है, वेरावल है, लेकिन जामनगर नहीं है, क्योंकि जामनगर की स्थिति जो है अवस्थिति तट से बहुत दूर है, तट तक फैला ही नहीं है जामनगर। तो देखिए गुजरात का ओखा, पोरबंदर, अलंग, बेदी, भावनगर, दाहेज और जफराबाद, मांडवी, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा नवलाई, सूरत हो गया, वेरावल, ये गुजरात के सारे मुख्य बंदरगाह कस्बे हैं। जबकि जामनगर जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, इसकी अवस्थिति तट से दूर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा जो आते हैं वो इनमें से किसके कारण आते हैं? सूर्य का गुरुत्व बल, चंद्रमा का गुरुत्व बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन दिखा देते हैं, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा आता है सूर्य का गुरुत्व बल, चंद्रमा का गुरुत्व बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो है सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों, कौन से बल हैं वो? अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बलों के परिणामी बल के परिणाम स्वरूप होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? बताइए, नील नदी का जो ड्रेनेज है किन किन देशों में है? अफ्रीका के, युगांडा में है, सूडान में है, दक्षिणी सूडान में है, इथोपिया में है। अगर मिस्र होता तो मिस्र में भी है, चाड में नहीं है। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका का रवांडा हो गया, बरुंडी हो गया, DR कॉन्गो मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा, मिस्र।
नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं, चांड इसके अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है। आपको पता होने चाहिए कर्क रेखा भारत के किन देशों से, किन राज्यों से होकर निकलती है, ठीक है, और विश्व स्तर भी तो गुजरती है ना कर्क रेखा, तो विश्व के किन देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। हर बार पूछते हैं इन तीनों में से एक प्रश्न, ठीक है। तो मकर इम्पोर्टेंट है, कर्क इम्पोर्टेंट है और भूमध्य रेखा इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर नहीं होता है जहाँ निम्नलिखित में से चट्टानें होंगी, ज्वार भाटा आएंगे, तेज हवाएं चलेंगी या गहरा समुद्र होगा। मान लीजिए नदी है, ये नदी है। अब यहाँ जहाँ ख़त्म हुई ना ये, तो यहाँ गहरा समुद्र नीचे, समुद्र की स्थिति बहुत नीचे है, गहरा है वो, तो आराम से इसका पानी नीचे गिर जाएगा। अब डेल्टा बने ही नहीं, ठीक है। डेल्टा बनने के लिए चाहिए आदर्श स्थितियाँ, ठीक है। चट्टानें चल जाएंगी, उसमें तेज़ हवाएं चल जाएंगी, गहरा समुद्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए नदी आ रही है, अब समुद्र जो है उथला है, उथला समुद्र होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उथला समुद्र होना चाहिए यहाँ पर। अब जो है यहाँ हल्की हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। चापाकार डेल्टा, पक्षी पंजा डेल्टा, कई प्रकार होते हैं, तो इस तरह फैलेगा आराम से, जो है इसका पानी जो है वो उथले समुद्र में आराम से मिल जाएगा धीरे धीरे। अगर गहरा होएगा तब तो ऐसा कोई ये वाली आकृति तो बनेगी नहीं डेल्टा वाली, उसमें तो क्या होगा, सीधे जो है पानी नीचे गहराई में से गिर जाएगा, ठीक है। तो गहरा समुद्र नहीं होना चाहिए, उथला समुद्र होना चाहिए, तेज़ हवाएं चलें, ज्वार भाट आएँ, चट्टानें, इनसे कोई मतलब नहीं। तो देखिए जहाँ नदी सागर में मिलती है वहाँ यदि समुद्र गहरा होगा तो उपरोक्त, ठीक है, होता हो तो अन्य विकल्पों की अपेक्षा जो है डेल्टा निर्माण ज़्यादा प्रभावित होता है, अर्थात डेल्टा के निर्माण होने की जो संभावनाएं काफ़ी कम होंगी। डेल्टा निर्माण के लिए कई दशाएं एक साथ कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, बताइए। देखिए इस पूरी दुनिया में वांगो, यांगसिटी, मिसिसिपी, इन कहीं ज़्यादा नदियों से बड़ा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। तो चाहे वो चीन की यांगटिशी हो, ठीक है, वांगो हो मिस्र की, और मिसिसिपी मिसौरी हो, इन सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। वांगो नदी को किसका शौक कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता को, ठीक है। वांगो नदी को चीन का शौक कहा जाता है। तो देखिए गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है, यह ब्रह्मपुत्र तथा भारत के पश्चिमी बंगाल राज्यों में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट ये ज्योग्राफी के, इंडिया और वर्ल्ड की, इनकी प्रैक्टिस कम से कम एक बार कर लेना। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है इस तक पहुंच सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। सिविल सर्विसेज स्टडी के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा।